Hello students, so today we will start our new topic, transfer of heat of chapter 11 thermal properties of matter. Okay, so इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा है? इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा लेटेंट हीट, साथ ही साथ वाटर इक्विवेलेंट के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कितने टाइप से ट्रांसफ़र हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे कितने तरीके से हो सकती है हीट ट्रांसफ़र। इससे पहले आपको पता ही है ना कि हीट ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफ़र होने के, तो वो होते हैं 3 प्रोसेस। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंडक्शन, सेकेंड प्रोसेस कॉन्वेक्शन एंड थर्ड प्रोसेस रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कंडक्शन प्रोसेस मेनली किस मेथड से होता है? एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है। और ये जनरली किस में देखा जाता है? सॉलिड्स में देखा जाता है कि सॉलिड्स में अगर कोई भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाय एक्चुअल कांटेक्ट के थ्रू, तो वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू होगी? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगी। ओके, सेकेंड प्रोसेस हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस में जो भी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो मूवेबल फॉर्म में होने चाहिए, मतलब वो फ्री टू मूव होने चाहिए। तो इट मीन्स ये जो चीज़ें होंगी वो सॉलिड में तो नहीं पाई जाएंगी, तो किस में पाई जाएंगी? लिक्विड एंड गैसेस में। सो जो भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट प्रोसेस टेक प्लेस होता है लिक्विड एंड गैसेस में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। नाउ थर्ड वन जो है वो सभी के लिए है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। बस यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए, वो क्या? हाई टेम्परेचर। अगर ऑब्जेक्ट का हमने टेम्परेचर बहुत ही हाई कर दिया तो उस केस में वहाँ पे बॉडी हीट रेडिएट करती है, और वो जो हीट होती है वो काफ़ी दूर तक डिस्टेंट प्लेसेस तक भी ट्रैवल करके जा सकती है। ठीक है, तो इट मीन्स रेडिएशन प्रोसेस के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वेरी हाई होना चाहिए। सो ये 3 प्रोसेस हैं, इनको एक एक करके यहाँ पे क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में आपको पता है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और हीट ट्रांसफ़र होने का जो फ्लो होता है या डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? जिस तरफ टेम्परेचर कम होता है या फिर जिस तरफ टेम्परेचर फॉल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो कंडक्शन प्रोसेस क्या है? हीट इसमें जो ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी सब्सटेंस में, वो भी किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम होगा तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, बताया था ना आपको उससे पहले भी, वो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ का होता है। ठीक है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो एक्चुअल मोशन नहीं करके जाते हैं। एक्चुअल मोशन का मतलब क्या हो? समझ लीजिए ये हमारे पास कोई एक मेटल है, मेटल रॉड है, मान के चल लीजिए ये हमारे पास कोई एक मेटल रॉड है। ठीक है, और मेटल आपको पता है सॉलिड है, तो इसमें जो भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे। तो मैं ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स तो बना नहीं रही हूँ या एटम्स बना नहीं रही हूँ, बस इतने बना रही हूँ। इस केस में आप देखिए कि समझ लीजिए आपने क्या करा, यहाँ से हीट सप्लाई कराई, यहाँ से इस मेटल को एक एंड से क्या करा? हीट सप्लाई दिया। ठीक है, मैंने बर्नर लगा रखा है इस तरीके से, और बर्नर के थ्रू ये मेटल रॉड क्या हो रही है? हीट अप हो रही है। तो यहाँ से क्या होगा? जो भी थर्मल एनर्जी है वो यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र होगी? इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होगी, इन एटम्स को ट्रांसफ़र होगी, इन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस को ट्रांसफ़र होगी। जिसमें ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी लेके ऑब्वियसली उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे? अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इनका वाइब्रेशन तेज़ होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बोले तो काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनका वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन की वजह से देखिए अब यहाँ पे क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन वो बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ भी टकराएंगे। तो आपको पता है जब भी कहीं पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी, ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम ए एंड से किस एंड तक?
बी एंड तक। तो ये जो हीट का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, इधर से इधर की तरफ हो रहा है, जिसमें आपको पता है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने हीट सप्लाई करा है। टेम्परेचर कम कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे। तो इट मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फॉलिंग वाला टेम्परेचर किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, फ्रॉम ए टू बी। तो उसी डायरेक्शन में हीट का क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, हीट ट्रांसमिट करेगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल्स खुद थोड़ा गया यहाँ पे इस बी पॉइंट पे हीट ट्रांसफ़र करवाने, नहीं ना, इसने तो अपनी जगह पे यहाँ पे वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन की वजह से अपनी नेबरिंग वाले मॉलिक्यूल्स को वो हीट ट्रांसफ़र करी। तो आपको याद रखना है कंडक्शन प्रोसेस में जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसमें मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मोशन नहीं होता है। सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम या पार्टिकल्स का एक्चुअल मोशन नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहते हैं और हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें उनके हैंडल्स वुडन प्रोवाइड कराया जाता है। तो वुडन हैंडल्स क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको ऐसे ही क्यों ना छोड़ा जाता, वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कुकिंग यूटेंसिल्स को जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट वहाँ से ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू उसके हैंडल तक पहुँच जाएगी। अब अगर हैंडल वहाँ पे कोई इंसुलेटर का नहीं बना होगा, वो वही कंडक्टर का है, और अगर आप उसमें टच करेंगे तो आपके हाथ जलने का भी वहाँ पे क्या है, खतरा है। तो इसीलिए आपके हाथों को बचाने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है, मतलब वुडन हैंडल्स लगाए जाते हैं कि ताकि आप वहाँ पे जो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हुई हीट है वो उससे आप बच सके, आपके हाथ उससे बच सके। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने यहाँ पे, कुकिंग यूटेंसिल्स का। कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड with wooden handles, with wooden handles. Okay, now second एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा जब आप कभी भी आइसक्रीम खाने जाते हैं, जैसे कि बर्फ़ का गोला बोलते हैं जिसे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो भी शॉपकीपर होता है वो उस पर्टिकुलर आइस को किसके अंदर रखता है, एक पर्टिकुलर गनी बैग्स के अंदर रखता है, सॉडस्ट के अंदर रखता है, आपने देखा होगा। तो वो उस गनी बैग्स के अंदर क्यों रखता है उस आइस को पैक्ड करके, वो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कंडक्शन प्रोसेस ही टेक प्लेस होता है। कंडक्शन प्रोसेस देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइस पैक की, आइस क्या बताया गया, आइस इज पैक्ड इन गनी बैग्स, इन गनी बैग्स और सॉडस्ट। अब देखिए अगर हम वहाँ पे आइस को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो उस केस में क्या होगा, सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्ट करेगी आइस, और जिसकी वजह से वो आइस के पिघलने का क्या होगा, वहाँ पे खतरा होगा। खतरा तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पे आइस क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट लेगी, सराउंडिंग से हीट लेगी ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, वहाँ पे क्या होगा, जो भी आइस है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे पिघल जाएगी। बट अब अगर वहाँ पे उस आइस को पिघलने से बचाना है तो हमें वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंसुलेशन, इंसुलेशन एक प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इंसुलेशन बाउंड्री प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पे गनी बैग्स। गनी बैग्स क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, जो बोरी टाइप की बोरी होती है, उसको उस पर्टिकुलर गनी बैग को देखेंगे तो उसमें जो क्या होता है, बीच में मटीरियल होल्स बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होल्स बने हुए रहते हैं। तो उन पर्टिकुलर होल्स में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड रहती है। और आपको याद रखना है कि गनी बैग्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और साथ ही साथ अब जो उनके बीच में क्या बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, उसमें जो एयर ट्रैप्ड हो रखी है, और एयर भी क्या कहलाई जाती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाई जाती है। अब देखिए कि आइस को जब हमने क्या कर दिया, वहाँ पे गनी बैग से बिल्कुल इस तरीके से कवर्ड कर दिया, तो गनी बैग खुद क्या है, वहाँ पे इंसुलेटर है, उसने इंसुलेशन बाउंड्री कैसे बनाई, क्योंकि उसकी जो भी वहाँ पे पोर्स हैं, उस पोर्स में एयर क्या हो रखी है, ट्रैप्ड हो रखी है, और जो कि वहाँ पे एयर खुद क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब यहाँ पे जो हीट है फ्रॉम सराउंडिंग
टू उस पर्टिकुलर आइस में वो कभी भी नहीं क्या कर पाएगी, कांटेक्ट कर पाएगी या कंडक्ट कर पाएगी। क्यों नहीं कंडक्ट कर पाएगी? क्योंकि बीच में एक इंसुलेशन बाउंड्री बन चुकी है गनी बैग की, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो आइस की हीट है, मतलब जो आइस है वो अपने ही पर्टिकुलर शेप और साइज़ में रहेगी और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा और आइस सेफ की वहाँ पे सेफ रहेगी। ओके, so that heat cannot flow from the surrounding to the ice so as to melt it। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइस को पैक करके रखते हैं गनी बैग्स और सॉडस्ट में। ओके, ऐसी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है कंडक्टिविटी के अपने डेली लाइफ में। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फैदर को स्वेल कर लेती हैं, मतलब फैला देती हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स बिल्कुल क्या हो जाती हैं, जैसे फैदर्स के थ्रू अपने आप को फुला देती हैं। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों करती हैं? वो इसीलिए करती है क्योंकि ठंडियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, उनको गर्माहट देने के लिए, ताकि उनकी जो हीट है, बॉडी हीट है, वो अपने ही अंदर उनकी बॉडी तक ही ट्रैप होके रहे, उसके लिए वो क्या करती है, वो एक इंसुलेशन बाउंड्रीज बना देती है। क्योंकि फैदर जब वो फुला देंगी, अपनी फैदर को स्वेल कर देंगी, तो उनके फैदर्स के अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाएंगी और वही जो एयर ट्रैप्ड होती है वो क्या काम करती है, वहाँ पे इंसुलेशन का काम करती है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी हीट होती है वो सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी विंटर्स में गर्म रहती है। तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के एप्लीकेशंस हैं कंडक्टिविटी के, जो आप देख सकते हैं।